एक बार वो आ जाए, देख लेते हैं कोई। हाँ, तो आज कौन कौन जुड़े? जस्ट अपना छोटा सा नाम एंड प्लेस। छोटा सा नाम। धर्मवीर फ्रॉम कहाँ से? अजय पाल फ्रॉम कहाँ से? जयवीर फ्रॉम, ओके। और कौन है? आप कल थे क्या, या आज ही आए हो? कल। और यहाँ पे कोई? ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल जो हम पढ़ रहे थे, बेसिकली जो नए आए हैं, थोड़ा सा एक बता देता हूँ। हमने पहले दिन सिलेबस डिकोडिंग किया था इकोनॉमिक्स का, और उसके साथ जीके और जीएस का। भाई हमारा जो पेपर है मेन 200 मार्क्स का, उसको देखा था किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और फिर नेक्स्ट डे हमने बजट की क्लास स्टार्ट कर दी थी। बजट हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है, और बजट के बारे में ये चीज़ सिलेबस में लिखी है कि बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, ठीक है। और उसी के बारे में बात की थी। तो सबसे पहले हमने क्या बात की कि बजट क्या है, इसके ऐसे कौन से बेसिक फैक्ट है जो पता होने चाहिए। तो जो कल थे, मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो हमने बात करी उसके वो आंसर देंगे। बजट जो होता है वो किस डेट से होता है, कब से स्टार्ट है, मतलब किस डेट को बजट संसद में पेश किया जाता है, और ये कब से स्टार्ट हुआ, ये कब से स्टार्ट, 2017 से। इसके अलावा बजट एक पूरे वित्त वर्ष के लिए होता है, तो क्या इसमें कितने साल का डाटा होता है? बजट 3 साल का। जो 3 साल का अनुमान होता है वो कौन सा है? हाँ, तो बजट जनरली अनुमान है, तो अनुमान अगले साल का, और इस वर्ष का भी एक रिवाइज अनुमान, और जो पिछला साल निकल गया उसमें एक्चुअली हमने कितना खर्च किया, तो इन 3 साल का डाटा होता है। ये होगी कहानी। इसके अलावा हमने बजट में ये बात करी थी कि साल 2017 से रेल बजट के साथ इसको मर्ज कर दिया। फिर संविधान के कुछ प्रावधान देखे थे बजट को लेकर के, तो वो आर्टिकल हमने कौन से स्टार्ट किया था? वेरी गुड, 112। और 112 जो हमारा आर्टिकल था, जो हमारा आर्टिकल 112 था, उसका पूरा नाम क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये जो चीज है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, यही हमारे संविधान के अंदर लिखी है। क्या संविधान में कहीं भी बजट शब्द मेंशन है? नहीं। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला आपने बता दिया आर्टिकल 112, जिसका अब वार्षिक वित्तीय विवरण। इसके अलावा मेरे को कोई एक स्टूडेंट बता दे 3 और आर्टिकल जो अपनी मर्जी से बताना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट थे। हाँ बताइए। अप्रोप्रिएशन बिल, आर्टिकल 114, ठीक है। विनियोग अधिनियम, हाँ ठीक है। नेक्स्ट 115 बताया इन्होंने, सप्लीमेंट्री एडिशनल, आपको कोई पूरक फंड चाहिए तो। और 116 बताया इन्होंने, वोट ऑन अकाउंट, जिसको हम लेखानुदान कहते हैं, ठीक है। 3 बता दिए। और कोई है जो 3 और आर्टिकल बताना चाहता है जिसकी हमने चर्चा की थी? अनुच्छेद 100, क्या ये हमने बात करी थी? नहीं करी। क्यों नहीं करी थी? आर्टिकल है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी परीक्षाओं में नहीं पूछा जा रहा, इसलिए हमने नहीं करी। आपको आता है, अच्छी बात है। 266 और 267 की बात करी थी। 266 के अंदर भारत की संचित निधि के बारे में चर्चा की थी, और 267 के अंदर हमने 2 और, एक आकस्मिक निधि और दूसरा पब्लिक फंड, लेखा निधि। यही 3 हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट्स हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट कौन सा है? CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर संचित निधि, ठीक है। इसके अलावा एक चीज बताई थी मैंने कि आकस्मिक जो निधि है उसमें कितना फंड सरकार अधिकतम रख सकती है? 30,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और आकस्मिक निधि का उपयोग कब होता है वो भी हमने बात करी। इसके अलावा एक जो तीसरा अकाउंट था जिसकी बात करी थी, पब्लिक फंड, तो उसके बारे में हमने ये बोला था, जो पब्लिक फंड होता है, जो लोक लेखा है, उस लोक लेखा का इस्तेमाल, उसके अंदर कौन से पैसे रहते हैं? उसमें सैलरीज नहीं होती है। उसमें हमने बोला था कि कोई भी स्मॉल सेविंग आपकी है, या फिर आपका प्रोविडेंट फंड है, वो जो सारे पैसे होते हैं, वो सारे के सारे पैसे किस में होते हैं? पब्लिक फंड के अंदर होते हैं। तो ये हमने 3 अकाउंट बात की, और संविधान के अंदर वो कहाँ मेंशन है? 266
267। आर्टिकल 110 क्या है? मनी बिल। और आर्टिकल 109 में क्या था? मनी बिल को पास करने की प्रक्रिया। आर्टिकल 111 हमने चर्चा, हाँ हमने चर्चा नहीं करी। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 113 एस्टिमेट, अनुमान, क्योंकि बजट के अंदर सबसे मेन चीज ही अनुमान है। अनुमान किस चीज का? कि आपके क्या खर्चे होंगे, क्या रिसिप्ट होंगे। आर्टिकल 114 विनियोग। आर्टिकल 115 सप्लीमेंट्री एडिशनल कोई फंड चाहिए। 116 वोट ऑन अकाउंट। आपने 117 छोड़ दिया, क्या था वो? फाइनेंस बिल। और फाइनेंस बिल को हम मनी बिल से कैसे अलग कर सकते हैं? तो हमने बोला था कि जो फाइनेंस बिल होता है कि सरकार को कोई भी कर लगाना है तो वो चीज़ किस में आएगी? फाइनेंस बिल के अंदर। जैसे इस बार के बजट में सरकार ने जो हमारे कर है उसकी दरों में प्रावधान बदली किया कि भाई 12 लाख तक जिसकी इनकम है मोटा मोटी उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, किया है ना। तो वो प्रावधान एक फाइनेंस बिल के माध्यम से किया। और उसके बाद हमने कहा था कि जितनी हमने ये बातें करी ये सारे के सारे दस्तावेज ही हैं जो कि बजट के साथ संसद में प्रस्तुत होते हैं। बजट आम भाषा में बोला जाता है, इसलिए ये बात करी। इसके अलावा और हमने क्या बात की थी कल? आर्टिकल 280 फाइनेंस वित्त आयोग की बात करी थी। वेरी गुड। और कुछ बजट के प्रकार बोले थे हमने, घाटे का प्रकार बताया था। वो शेयर मार्केट में भी हमने थोड़ा सा चीजें सीखी थी, वो बेसिक थी। बजट के संबंधित हमारी ये बातें थी। अब क्या है, बजट जो पास करने की प्रक्रिया मैंने बताई थी दो प्रकार से होता है। एक बजट का निर्माण होता है जिसकी हमने कल बात कर ली थी कि बजट का निर्माण कैसे होता है। हमने वहां से उदाहरण लिया था कि दिसंबर के महीने में अलग अलग मंत्रालय अपना बजट प्रिपेयर करते हैं, वित्त मंत्रालय को समर्पित करते हैं। वित्त मंत्रालय के अंदर जो हमारा डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट उन चीजों को इकट्ठा करता है और लास्ट के अंदर 1 फरवरी को जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, जो प्रेजेंटली कौन है, निर्मला सीतारमण मैम है, तो उनके द्वारा उसको सदन के पटल पे पेश किया जाता है। लेकिन जब वो रखा जाता है उससे पहले उस बजट को कैबिनेट की मंजूरी होती है। जैसे कहते हैं ना हलवा सेरेमनी होगी, सारे के सारे कर्मचारी हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, वित्त मंत्रालय में बाहर नहीं जाते। लेकिन बिना कैबिनेट के अप्रूवल के बजट का अनुमोदन संसद के पटल पर नहीं होता है, उनके परमिशन होने के बाद ही होगी। वित्त मंत्री एक जरिया है जिसके माध्यम से उसको पेश किया जाता है। 1 फरवरी को ये बात होती है। और हमने इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात की थी वो था कि हम जानते हैं कि बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होता है और वो बजट सत्र के अंदर ही होता है और इसको पास करने में कुछ टाइम लगता है। इस टाइम के दौरान बिना सरकार संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जब तक पैसा नहीं निकालेंगे तब तक सरकार पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या जरूरी है? आप 116 आर्टिकल का इस्तेमाल करते हो, वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से 1/6 भाग या फिर कितने महीने के, 2 महीने की आवश्यकता का धन आप निकालते हो और उसको इस्तेमाल करते हो। ठीक है, ये हो गया। और जो हमारा आर्टिकल 115 था उसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब बजट के अंदर आपने कोई चीज 40,000 करोड़ रुपए मान लीजिए आपने किसी एक स्कीम को दे दिया, परंतु उस स्कीम के अंदर वो पैसे सफिशिएंट नहीं है, बाद में मालूम चला कि इसके अंदर और हमको 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो आर्टिकल 115 का इस्तेमाल करते हुए वो एडिशनल ग्रांट, वो अतिरिक्त पैसा मांगा जाता है। क्लियर है? कोई भी आपको राजस्व को बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है कि अगर मेरे को राजस्व बढ़ाना है तो मुझे कर की दर में चेंज करना होगा। वो राजस्व को बढ़ाने के लिए, कर की दर को चेंज करने के लिए आर्टिकल 117 जिसके अंदर हमारा क्या है, फाइनेंस बिल के माध्यम से वो सरकार बदलाव ला सकती है। क्लियर है? ये बातें कर ली हमने। और मनी बिल का मैंने आपको बताया था डिफरेंस कि भाई जिस प्रकार से आधार का लाया गया, तो मनी बिल किसी भी प्रकार का 1 रुपए का लेन देन या बदलाव अगर भारत के इस आर्थिक ढांचे में होता है तो वो किसके माध्यम से लाया जाता है? वो आपके मनी बिल के माध्यम से सरकार के द्वारा लाया जा सकता है। और मनी बिल के अंदर ज्यादा पावर किसकी होती है? लोकसभा की। क्लियर है? इतनी बातें करी थी। अब आज हम डिस्कस करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में कि भाई इसका प्रोसेस कैसा होता है। जो बजट है एक तो प्रिपेयर तो उस दिन कर लिया, आज वो जो बजट प्रिपेयर हुआ है उसको कैसे प्रोसेस करता है। 6 स्टेज होते हैं बजट को पास करने के। उन 6 स्टेज को एक थोड़ा सा आम तरीके से, साधारण तरीके से देखेंगे। जैसे वित्त मंत्री ने बजट को सदन पे रखा तो सारे के सारे अनाउंसमेंट्स होते हैं, जनता को वो चीजें पता चलती है। उसके बाद असली प्रक्रिया शुरू होती है, उसमें बदलाव होना, उसके अंदर मोशन आते हैं, कट मोशंस आते हैं, 3 प्रकार के मोशन हैं, तो उनको देखेंगे। ये आज हमारी क्लास का अभी से ओरिएंटेशन चलेगा। क्लियर? उसके बाद अपन बजट में ये देख लेंगे कि भाई बजट पास हो गया। बजट पास होने के साथ आज जो वर्तमान में बजट है हमारा, और बजट का एक स्ट्रक्चर होता है। बजट के अंदर 2 भाग होते हैं, एक राजस्व होता है और एक स्थायी पूंजी होती है। एक को रेवेन्यू बोलते हैं और एक को कैपिटल बोलते हैं। देखो रेवेन्यू के 2 मतलब होते हैं,
एक तो होता है रेवेन्यू, राजस्व, और एक रेवेन्यू को कई बार बजट में कितना पैसा सरकार के पास आया वो भी दे। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, खर्चा, और रिसिप्ट का मतलब क्या है, प्राप्ति। लेकिन कई बार बजट में क्या होता है, प्राप्ति के लिए रेवेन्यू शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है, और रेवेन्यू का दूसरा मतलब क्या है, राजस्व। तो भाई अपना पारिभाषिक शब्दावली में इस्तेमाल हो तो वो भी क्लियर होना चाहिए, तो यही शब्द पूछे जाते हैं। तो ये दो चीजें बताई मैंने रेवेन्यू को लेके, एक रेवेन्यू का मतलब होता है राजस्व, और दूसरा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट। ठीक है, थोड़ा सा हमें वो देखना पड़ेगा। इसके साथ आज हम देखेंगे, कल घाटे की बात करी थी कि बजट में 3 प्रकार के ऊपर नीचे हो सकता है, या तो बजट बिल्कुल इक्वल होगा तो वो एफिशिएंट बजट है, या फिर बजट के अंदर क्या हो सकता है, सरप्लस है, या वो डेफिसिट है। अगर डेफिसिट बजट है तो उसके लिए सरकार को पैसा लाना पड़ता है, सरकार उधार पैसे ले सकती है, और वो उधार पैसे किससे ले सकती है, भारत के अंदर से भी ले सकती है, भारत के बाहर से भी ले सकती है, आम नागरिक से ले सकती है, और सरकारी संस्थाओं से भी ले सकती है। भाई भारत के अंदर भी सरकार के पास पैसा लेने के 2 तरीके हैं, आप जैसे आम जनता है उनसे भी ले सकती है, और अदरवाइज जो हमारी सरकारी संस्था है उनसे भी ले सकती है। और दूसरा तरीका क्या है, आप बाहर से लोन ले लो। अब बाहर का नागरिक तो भारत को पैसे देगा नहीं, तो बाहर की जो संस्थाएं हैं जो वित्त पोषण करती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे पैसा लेते हैं। तो ये पैसा लेकर के बजट को बैलेंस किया जाता है। तो आज मेन बजट का जो स्ट्रक्चर है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, राजस्व यानी कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू के क्या क्या स्रोत हैं। हम रेवेन्यू में जानते हैं सरकार के पास, अभी बताऊंगा आपको अगर कोई नहीं जानता है तो। बजट को डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बजट के डिवीजन में पैसा कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ खर्च होता है। नंबर 1, दोनों भाग में, राजस्व में भी स्थायी पूंजी में। दूसरा, जो सरकार के पास पैसा आ रहा है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज किसका है, भाई किससे सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास आया। यदि आप देखोगे आज की तारीख में, अगर वित्त वर्ष 2025-26 का बजट देखा जाए, सरकार के पास जो हाईएस्ट पैसा आता है वो उधारी का है, बोरोइंग्स का, लगभग 24% पैसा। यानी कि यदि सरकार के पास 100 रुपए है, उस 100 रुपए में से 24 रुपए सरकार उधार लेती है। इसीलिए इस उधारी की चीज को कम करने के लिए हमारे पास, जैसे एन.के. सिंह कमेटी का नाम सुना होगा, एफआरबीएम एक्ट का नाम सुना होगा, ये चीजें हमारे यहाँ सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। जैसे आप देखो, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जो ये आप फिस्कल पॉलिसी देख रहे हो ना, ये जब फिस्कल पॉलिसी, यानी कि फिस्कल को क्या बोलते हैं, राजकोषीय, और फिस्कल का मतलब पैसा भी होता है। आम भाषा में फिस्कल का मतलब क्या है, पैसा। हम घाटे की बात करते हैं, घाटे को क्या बोलते हैं, डेफिसिट, और फिस्कल मतलब पैसा। जो पैसे की कमी हो रही है उसको आप पूरा कर रहे हो, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। तो ये जो फिस्कल पॉलिसी है हमारी, फिस्कल पॉलिसी सरकार हैंडल करती है। सरकार मतलब कि केंद्र सरकार, उसमें आरबीआई का या बैंकिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता है। जो बैंकिंग सेक्टर डील करता है वो कौन सी है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है, ये बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन पता होनी चाहिए। इस बार आरएस प्री में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो केंद्र सरकार का, जिसके माध्यम से वो फाइनेंशियल सुधार था। 1991 के अंदर अपने एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, जनरली किसी को पता होगा 1991 में कौन से रिफॉर्म्स आए थे, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हालात खराब हो गए थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हम बाहर से कुछ चीज़ें खरीद नहीं सकते, और जैसा कि आपको पता है कि भारत एक आयात पे निर्भर देश है। हमारी जो ज़रूरत होती है, हमारी ज़रूरत का 85% तेल हम बाहर से आयात करते हैं, 85%। यानी कि यदि 100 लीटर हमें क्रूड ऑयल चाहिए, तो 100 लीटर में से 85% तेल तो बाहर से आता है। और आप तेल पर जब पूरी तरह से बाहर निर्भर हो तो उनको तो पैसा चाहिए ना, वो पैसे के बिना देंगे। जब लोगों को मालूम चला 1990 के आसपास कि भारत की स्थिति ही नहीं है कि वो हमें पैसा दे सके, ना तो हमारे पास गोल्ड के रिजर्व थे कि हम पैसा दे सके, जिसको एक बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, सरकार के पास एक खजाना है, उस खजाने को सरकार कहीं पर भी गिरवी रख के कोई चीज खरीद सकती है। तो इसीलिए उसको एक सुदृढ़, और हर बजट के अंदर लिखा होता है कि भारत की सरकार का खजाना किसको, जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो ये समस्या आई थी, उस वक्त हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास 15 दिन के लिए बाहर से सामान उधार लाने के ही पैसे थे, उससे ज्यादा के नहीं थे। लेकिन चीज तो लेके आनी, तभी तो आपकी अर्थव्यवस्था चलेगी। वो जो संकट का समय था उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। आपको अपने पेमेंट के अंदर एक बैलेंस बनाए रखना है कि मैं कम से कम बाहर से लेके आऊं तो मेरे पास उधार देने के लिए पैसे हो, और कम से कम अगर मैं कोई चीज खुद बेच रहा हूं किसी को, तो उन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था 1990 के दशक में। इस कारण से 1991 में हमारे यहाँ पे हमको रिफॉर्म्स लेके आने पड़े। रिफॉर्म हम अपनी मर्जी से नहीं लेके आए, रिफॉर्म इसलिए लाए कि बाहर वालों ने मना कर दिया।
पैसे लाओ तो सामान ले जाओ, पैसे नहीं है तो बैठे रहो। और हमारे यहाँ पे उस समय भुखमरी, गरीबी, आज भी समस्याएं हैं। तो 1990 के अंदर तो आप लोगों में से काफी का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस टाइम भी काफी गंभीर समस्या है। तो उस समस्या का निवारण करने के लिए IMF ने हमको लोन दिया। लोन देने के साथ उसने बोला कि ये कुछ कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को आप पालन करोगे तभी हम आपको देंगे। क्या कंडीशन है? बोला गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय उनकी तनख्वाह कम करो, आपका जो टैक्स इकट्ठा करते हो उसकी टैक्स की दर को बढ़ा दो। ये कुछ उसने सुझाव दिए ताकि राजस्व इकट्ठा हो। बोला जो आप सब्सिडी देते हो किसानों को, मॉनेटरी अपनी जो हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP है, उसको आप कम कर दो। बोला क्यों दे रहे सब्सिडी? सब्सिडी देने का मतलब क्या है? सरकार में से राजस्व बढ़ जाएगा। एक तो बोला आपका पैसे नहीं है, ऊपर से आप सब्सिडी दे रहे हो। अब सब्सिडी देना सरकार के लिए दो तारीफ मजबूरी है। अगर सब्सिडी नहीं दोगे किसान नाराज हो जाएंगे, किसान नाराज हो जाएंगे वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो एक तो उनको करना ही करना है। अब उधर से पैसे नहीं है सरकार चलाने के लिए, तो उधर IMF बोल रहा है मैं पैसे तब दूंगा जब यह बदलाव हो। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या थी। उस वक्त PV नरसिम्हा राव हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। आज के जो रिसेंटली हमारे 10 साल प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, उस टाइम आपके वित्त मंत्री थे, उनकी जो भी पूरी टीम थी उन्होंने बहुत मुश्किल से उस कठिन समय को भारत से बाहर निकाला और 1991 के रिफॉर्म्स लेके आए जिसको हम LPG रिफॉर्म्स कहते हैं। तो ये बाहर से थोपे हुए थे। अभी इस वक्त ये जो बात करी ना वो हमारे सिलेबस में कहाँ बैठती है? जैसे हमने बोला था एक आपको कंप्लीट सिलेबस में वो दिखाया था मैंने, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उस दिन जो क्लास में थे हमने देखा होगा भाई आर्थिक सुधार जो हमने किए, ये तो बेसिक कंसेप्ट वाला टॉपिक था। इसके अलावा और भी हमने सब टॉपिक की बात करी थी। तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ था? आर्थिक सुधार। तो ये आर्थिक सुधार है जिससे प्रश्न बनता है 1991 वाली कहानी से। अब कहानी समझ में आ गई तो मुझे लगता है कि इससे हम प्रश्न कर पाएंगे। इस बार क्या प्रश्न पूछा उन्होंने बोला 1991 के बाद, 1991 क्यों पूछा? बहुत बड़ी समस्या थी। 1991 के बाद भारत सरकार ने जो भी सुधार किए, कब तक? आज तक, 2025 तक। इनमें से निम्न में से कौन से सुधार वित्त से संबंधित है, फाइनेंस से संबंधित है? और उन्होंने 4 ऑप्शन लिखे थे जिसके अंदर एक FRBM एक्ट था, एक NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं बैंक के अंदर, उनके नाम लिखे हुए थे। तो बेसिकली अगर ये थोड़ा सा कहानी पता होता था आदमी उसमें से आराम से प्रश्न को कर सकता। अब उसमें इंपॉर्टेंट था कि एक होता फिस्कल रिफॉर्म, सरकार ने क्या काम किया, और उन्होंने क्या पूछा था? उन्होंने पूछा वित्त, फाइनेंस, और वो काम किसका होता है? RBI का। जो RBI का सुधार था वो उसका आंसर था। ठीक है, ये हो गई कहानी क्लियर। इसीलिए हमको वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बजट के साथ समझना, बजट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% एक तो पक्का आता है, 2 सवाल भी आ जाते हैं। और जो करंट वाला बजट हम जिसको डिस्कस करते हैं उसके साथ आपके 3 सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे आज बजट के बारे में। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें किसी को डाउट है? अगर किसी ने अच्छा रिवीजन करने का प्रयास किया हो तो बताओ। बाकी इसके बाद तो जैसे आपको पता है कि जैसे अपनी ये क्लासेस, ये वाले ओरिएंटेशन की क्लासेस खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो रेगुलर चलेगा उसमें क्या है, मेन यही कंसेप्ट होता है कि 2 बजे से लेकर के 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक जब आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस वक्त जो आज आपने मॉर्निंग में पढ़ा, रिवाइज किया, कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे होगा। वो जब रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि मेरे वो बीच में कहीं ना कहीं वैक्यूम है, मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आई। वहाँ पे आपकी मेंटर हेल्प करता है। वो जो खेल है ना वहाँ है। उस वक्त आप रिवाइज करते हो, पढ़ते हो, तो आपको वो चीज़ें याद होती है। जी हाँ, जैसा कि इन्होंने पूछा कल हमने इसके, आप थे कल क्लास में? हाँ, जैसे कल भी डिस्कस किया था, अपना ऑब्जेक्टिव पेपर है, अपना बस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैंने बोला था कि जो वित्त विधेयक है, फाइनेंस बिल है, आर्टिकल 117, उसको हम हर बजट के अंदर लेके आते हैं। सरकार क्या करती है? जब राजस्व इकट्ठा करती है, रेवेन्यू इकट्ठी करती है, रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ बदलाव लेके आना होता है। और सरकार के पास रेवेन्यू को इकट्ठा करने के लिए क्या स्रोत है? आप टैक्स ले लो, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर आपका GST है, इनडायरेक्ट टैक्स, इन जो भी हो, मैं इन टैक्स की बात कर रहा हूँ। इन टैक्स में उधारी एक अलग चीज है, वो घाटे को पूरा करने के लिए लेके आते हो। आपका पहले आप खुद देखो कि मेरे पास क्या सोर्स है जहां से मैं पैसा इकट्ठा करूं। इस पैसे को इकट्ठा करने के लिए जो आप स्रोत इस्तेमाल करते हो, जो सोर्स यूज करते हो, उस सोर्स को यूज करने के लिए आप फाइनेंस बिल लेके आते हो। ये मेन कंसेप्ट होता है। जैसे मेरे को टैक्स की दर में बदलाव करना है तो मैं फाइनेंस बिल लेके आ जाऊंगा, उसके माध्यम से। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल ब्रॉड कंसेप्ट है। मनी बिल एक अलग चीज है। मनी बिल आपको इतना पता होना चाहिए, आर्टिकल 110, और दूसरा आपको पता होना चाहिए कि उसको पास करने की प्रक्रिया,
इसके अलावा उसके अंदर लोकसभा का जो वेटेज है वो राज्यसभा से ज़्यादा है। राज्यसभा को मनी बिल को 14 दिन के अंदर पास करना ही पड़ता है। अगर 14 दिन के अंदर वो सुझाव दे भी दे, मनी बिल गया, लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया। मनी बिल का हमेशा अनुमोदन प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद होता है, राष्ट्रपति उसको अप्रूव करके ही देता है। राष्ट्रपति ने अप्रूव करके दे दिया, लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से पारित होकर वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा ने उसके ऊपर चिंतन किया और मान लीजिए 14 दिन तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो अगर उन्होंने 14 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की तो वो बिल ऑटोमेटिकली वापस कहाँ आ जाएगा, लोकसभा की। और लोकसभा ऑलरेडी पास कर चुकी है, राष्ट्रपति ने पहले से ही परमिशन दे रखी है, तो राष्ट्रपति को भी उस पर चुपचाप साइन करना है। कई बार ऐसा होता है ना, हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति उसको दोबारा दे सकता है, मनी बिल के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। अब जो आपने बोला कि अगर राज्यसभा कुछ सुझाव देती है कि आपने ये प्रावधान किए, हमारा ये सजेशन है कि इस प्रावधान को आप थोड़ा सा ऐसे कर दो, मर्जी है लोकसभा की, चाहे तो वो उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे तो उसको ना एक्सेप्ट करे, दोनों ही कंडीशन के अंदर वो उस बिल को पास कर सकते हैं और वो बिल एक्ट बन जाएगा। तो इसका मतलब जो आपका ये मनी बिल की अवधारणा है, इसके अंदर सुप्रीम पावर किसकी है, लोकसभा। आप जो बेसिक हमने बातें करी ना, इतना ही जानकारी हमें ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, आपसे कोई सब्जेक्टिव में पूछने वाला नहीं। दूसरा, ऑब्जेक्टिव के पेपर में आपके पास एक स्किल होनी चाहिए जिसको हम डेवलप कराएंगे, और वो स्किल है एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन की स्किल काम तब आती है जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है, एलिमिनेशन की स्किल काम नहीं आएगी। आपकी स्किल आपको पता है, जैसे हमने बात किया भाई 1991 में ऐसी बात हुई थी, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको जो ऑप्शन मिलेंगे ना, 100% 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे। अब जैसे हमने घाटा पढ़ लिया, और घाटा 4 प्रकार का होता है भाई, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, और चौथा कौन सा होता है, किसी को पता है? 4 प्रकार के घाटे होते हैं। गैस एनीवन? एक बजट घाटा होता है, एक राजस्व घाटा होता है, एक राजकोषीय घाटा होता है, एक प्राथमिक घाटा होता है। होते हैं ये, पढ़े, बजट के अंदर भी आते हैं। उस दिन मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाए थे, लेकिन हमने उसके ऊपर चर्चा नहीं की। क्यों? उस दिन हम देख रहे थे 3 साल में कौन से अनुमान आते हैं, लेकिन बगल में अगर आपने लेफ्ट साइड में देखा होगा तो उस वक्त वो घाटे ही लिखे हुए थे। अब ये जो घाटे होते हैं ना, इन घाटों पे फोकस करना है। और अब इन 4 के अलावा मान लीजिए कोई ऑप्शन में और घाटा दे दिया उसने, अब उसको काटो, जब है ही नहीं और वो एग्जाम में देते हैं। इससे क्या है, आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एलिमिनेशन थोड़ा सा काम आता है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आगे आप पूछ लेना। ये हमने चीज़ें रिवाइज कर ली कल, अभी हमने इसको देख लिया। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई इसमें इशू नहीं है। ये भी हो गया था अपना, कौन प्रिपेयर करता है, क्या करता है, ये वाली चीज़ें याद होगी आपको। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो बजट के साथ पेश होते हैं, और वो वही डॉक्यूमेंट हैं जिनकी हमने चर्चा की थी। वार्षिक वित्तीय विवरण, फिर आपकी डिमांड्स हैं। एक चीज़ इसको याद रखना, जो ग्रांट शब्द होता है इसका मतलब क्या होता है, अनुदान। जो ग्रांट शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है, अनुदान। इसको याद रखना, ये अभी हमारे इसमें काम आएगा, घाटों में भी। फाइनेंस कमीशन का नाम सुना है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल कौन सा है, 280। उसका काम क्या है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि वो ये रिकमेंडेशन देता है कि केंद्र के पास कितना पैसा जाएगा, राज्य के पास कितना पैसा जाएगा। भाई कोई तो ऐसा हो जो बताए कि केंद्रों को कितना पैसा मिलेगा, राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। नहीं तो केंद्र बोलेगा सारे पैसे मैं ही रख लेता हूँ, भाई किसी राज्य को क्यों दूं। तो वो फाइनेंस कमीशन होता है, और वो एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास पावर बहुत है। तो वो डिसाइड करती है कि राज्य को कितना पैसा मिलेगा, केंद्र को कितना पैसा मिलेगा। तो वो ना सिर्फ उस पैसे को बांटती है, बल्कि उसका एक काम ये भी है कि केंद्र सरकार राज्यों को अलग अलग कामों के लिए कितने अनुदान या ग्रांट देगी, तो उसका डिसीजन भी कौन करता है, फाइनेंस कमीशन ही करता है। तो सरकार को वो अनुदान देने ही पड़ते हैं। इसीलिए बजट के अंदर हम अनुदान की मांग भी एक प्रपत्र, एक अलग से फोल्डर आता है, बजट के साथ होता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, विनियोग विधेयक, अप्रोप्रिएशन बिल की बात कर ली, क्योंकि बिना अप्रोप्रिएशन के आप संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट क्या लिखा है, फाइनेंस बिल, जो इन्होंने अभी अच्छा सवाल पूछा, आर्टिकल 117, आर्टिकल 117, आर्टिकल 110। हो सकता है आपको थोड़ा बाद में भी कंफ्यूजन रहे, तो हम जब बाद में, जिस किसी को कंफ्यूजन हो उसको जब आपकी मेंटरशिप का मौका मिले उस वक्त उसके ऊपर और क्लैरिटी ले लेना। ये आपको डाउट कब आएगा, आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, 3 दिन 4 दिन बाद आएगा। 3 दिन 4 दिन के बाद थोड़ा सा आप भूलने लगोगे।
तब उसको जब रिवाइज करेंगे उस वक्त हमें वो चीज़ क्लियर, 3 बार 4 बार अगर आपने कंटिन्यूस 15-20 दिन में रिवाइज कर लिया ना, फिर ये कंसेप्ट है, ये नहीं भूलने वाले आप। तो ये जो आर्टिकल आज बात करी ना, ये आर्टिकल भी नहीं भूलने वाले, इसका आप खुद एग्जाम्पल देख लोगे। और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादातर लोगों को इन आर्टिकल के बारे में जानकारी नहीं थी, ऐसा मुझे कल फील हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये फाइनेंस बिल हो गया, फिर लिखा हमने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। मेन कहानी यही है, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से जा रहा है, और इसको दिखाने के 2 ही तरीके होते हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। हो गया। फिर FRBM डॉक्यूमेंट। क्या है FRBM? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या है FRBM की फुल फॉर्म? फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पैसे को ढंग से मैनेज करे, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप बजट पेश करोगे उस टाइम ढंग से मैनेज करोगे, इसीलिए इसका नाम FRBM रखा गया। साल 2000 के अंदर हमारे उस वक्त प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने ये बिल, उनकी सरकार लेके आई थी साल 2000 के अंदर, और उन्होंने ये जिम्मेदारी डाली थी। वो क्या रहा था? इसको पैसे बांट दो, उसके पैसे बांट दो। क्या जा रहा सरकार का बांटने में? और मैंने बताया सरकार पैसे क्यों बांटती है, ताकि वो कम से कम चुन के दोबारा आ जाएगी। वो मोटरसाइकिल ले लो, वो साइकिल ले लो, वो टीवी ले लो, जिसको जो देना दे दो। और इस कारण से क्या हो रहा था? दबाव किसके ऊपर पड़ रहा था? फिजिकल दबाव पड़ रहा था, हमारे पैसे में अनियमितता हो रही थी। हमने बोला था किसी भी सूरत में आपका बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये जब चीजें बहुत खराब होने लगी, भाई 1990 के अंदर समस्या आई, 91 में आपने LPG रिफॉर्म्स लेके आए, रिफॉर्म्स लाके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाहर वाले ने जो हमको लोन दिया था तो हमको उसकी बात माननी पड़ी। हमने उसकी बात तो मानी, तो स्टार्टिंग में हमें ठीक हुआ, लेकिन धीरे धीरे 5-6 साल बाद नुकसान हुआ। 1997 के अंदर एशिया का जो ये बैंकॉक वगैरह जितने भी देश हैं हमारे, जो 10 एशियन कंट्रीज है, उनके नाम पता होंगे आई होप, मलेशिया, ब्रुनेई और म्यांमार, और ठीक है वही नाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जो भी ये 10 देश है ना, इनको एशियन ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, वहाँ बहुत बड़ी समस्याएं होने लगी, और उनकी समस्याओं ने हमको भी प्रभावित किया। क्यों किया? क्योंकि 1990 के अंदर हमने हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोल दिया था दुनिया के लिए, लिबरलाइज करना मतलब खोल दिया। ऐसा खोलने से प्रॉब्लम आई, तो 1997 के अंदर समस्याएं आई। अब वो समस्या के लिए सरकार ने क्या समाधान निकाला? पैसे बांटो भाई जनता में, भुखमरी है, महंगाई है, कैसे कंट्रोल करोगे? पैसे बांटो। तो वो पैसे बांटे, सरकार का राजस्व क्या हो गया? खत्म। सरकार ने पिछली सरकार ने बोला उसने किया, इस सरकार ने बोला वो कर रही है, मतलब किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसीलिए समस्या हो रही है। तब बीजेपी गवर्नमेंट थी उस वक्त, उन्होंने निर्णय लिया कि ऐसा नहीं चलेगा, जो सरकार बजट पेश कर रही है, जो ऐसा कर रही है, उसकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको कम से कम आप जिम्मेदार ठहरा सको। इसीलिए एक FRBM एक्ट लेके आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं बजट से इसको अलग रखता हूं, क्योंकि बजट से जो सवाल आते हैं वो अलग, FRBM एक्ट से सवाल अलग है। तो आपके टोटल इकोनॉमी के अंदर हमने सवाल कितने लिए थे? 10। भाई 10% का वेटेज है, 10% में से 4% वेटेज आपका बजट और FRBM मिलके होता है, यानी कि 4 सवाल आपके इस चैप्टर से क्लीन है। FRBM को अलग से भले आप गोला मार लो, इसी के अंदर जितने टारगेट दे रखे हैं, क्या करना नहीं करना वो इंपॉर्टेंट। इसी FRBM को देखने के लिए NK सिंह कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। तो यही कहानी है कि NK सिंह का नाम बार बार आता है, यही कारण है कि NK सिंह को 15 वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाएंगे। और यही NK सिंह एक जमाने में जो हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी थे, आप समझे। और ये जो FRBM के लिए रिव्यू कमेटी बनी थी, उसके अंदर सदस्य कौन कौन थे, मैं नाम बताता हूँ आपको। उसमें टोटल 4 लोग थे। एक NK सिंह, जिनको मोस्टली अब आप जान ही जाओगे, जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें वो नाम नहीं भूलते। कौन सा? 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस। भाई पॉलिटी पढ़ते हैं वो नाम नहीं भूल पाते। वैसे ही जब इकोनॉमी पढ़ते हैं और बजट पढ़ते हैं तो हम NK सिंह का नाम नहीं भूल पाते। आप कभी भी, अगर किसी ने भी सीरियस तैयारी की हो, हर 5वें-7वें दिन आपको अखबार में उसका नाम जरूर मिलता है। और जिस दिन भाई कोई ऐसी अचूक घटना होगी तो उस दिन शायद आपको जानने को मिलेगा कि NK सिंह कौन थे। समझ गया? जैसे अभी रिसेंटली M सुब्रमण्यम साहब का देहांत हुआ था, जो उन्होंने एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स लाए भारत में, तो उनके बारे में देखो आप कितना लिखा हुआ था। अभी इमरजेंसी को लेके 50 साल हुए तो अखबारों में कितना लिखा हुआ था। तो सेम NK सिंह की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे इस इकोनॉमी में। तो FRBM एक्ट को रिव्यू किया, जिस एक्ट को साल 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट लेके आई थी, और ये एक्ट 3 साल लगे इस बिल को पार होने में। क्योंकि कौन जिम्मेदारी ले? दोनों ही पार्टियां बोल रही है क्यों जिम्मेदारी ले।
कोई बात नहीं, उनका मुद्दा है पॉलिटिकल, अर्थव्यवस्था को संभालना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए इस बिल को 3 साल लगे पास होने में, और 3 साल बाद साल 2003 के अंदर एफआरबीएम एक्ट पास हुआ। तो सबसे पहली बात, एफआरबीएम एक्ट कब आया? 2000 के। ये नहीं पूछेगा कौन प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर इसलिए बताया एक थीम सेट हो जाएगी तो हम भूलेंगे नहीं। और वो बिल पास कब हुआ? साल 2003 के अंदर हो गया पास। और उस एफआरबीएम एक्ट ने क्या किया, सरकार के ऊपर एक लीगल कानूनी रूप से जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि ये कानून बन चुका है। इस कानून को किसने पास किया? संसद ने। जब संसद ने कोई कानून बना दिया, इसका मतलब कोई भी हो उसका पालन करना है, और अगर वो पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? कोर्ट में जा सकते हैं कोई भी। तो इस एफआरबीएम एक्ट के तहत टारगेट दिए गए कि आपका राजस्व घाटा कितना हो सकता है, आपका राजकोषीय घाटा कितना हो सकता है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ये चीजें आपको वहां टारगेट दी जाएगी। आपका डेप्ट, आप कर्ज कितना ले सकते हो अपनी जीडीपी का, भाई आप बाहर से कितना। मैंने क्या बोला, आज हमारी अर्थव्यवस्था में से जो सारा पैसा आता है, केंद्र सरकार का जो बजट है उसमें 24% पैसा कहां से आता है? बोरोइंग। और वो हाईएस्ट शेयर है। और प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से आप सीक्वेंस में सेट करो कि हाईएस्ट पैसा कहां से आ रहा है, सेकंड नंबर किससे आ रहा है, थर्ड नंबर किससे आ रहा है। तो वो जो सीक्वेंस है उसमें हाईएस्ट कौन है? उधार। तो आप उधार कितना ले सकते हो, इसके ऊपर भी गाइडलाइंस दे रखी है, और वो आपके एफआरबीएम एक्ट ने दी थी। फिर एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए एनके सिंह कमेटी बनाई गई। एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी साल 2016 के अंदर। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया, इसमें बदलाव हुए 2012 के अंदर हुए, 2015 के अंदर हुए, 2017 के अंदर, ये 16 के अंदर कमेटी बनी थी एनके सिंह कमेटी, इन्होंने रिकमेंडेशन दी, 2017 में इनकी रिकमेंडेशन आई, और फिर इसके अंदर बदलाव है। ये साल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें 4 बार बदलाव हुआ। मेरा फोकस इस पे है, और उसके बाद एनके सिंह कमेटी पे। अब ये तो हम इसकी बात जब हम इसमें जाएंगे डिटेल में कर लेंगे। एनके सिंह कमेटी के अंदर सदस्य कौन कौन थे? एनके सिंह खुद, जो कि रेवेन्यू के सेक्रेटरी रह चुके थे, मतलब हाईएस्ट लेवल का गवर्नमेंट ऑफिशियल जो वित्त मंत्रालय में कार्य कर रहे थे। उसके बाद इनके साथ थे उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन रहे? उर्जित पटेल आपके आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, वो उस समय मेंबर थे। इसके अलावा और कौन रहा उर्जित पटेल के अलावा? उर्जित पटेल के अलावा आपके इसमें अरविंद पनगड़िया, वो इस सदस्य थे। टोटल 4 में से 3 इतने बड़े बड़े आदमी थे। आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट काम होगा। इसीलिए एनके सिंह कमेटी, एफआरबीएम एक्ट हमारे सिलेबस के लिए एसेंशियल। और अब क्या हुआ, अब सरकार जो भी बजट लेके आती है उसके साथ उनको एफआरबीएम एक्ट से संबंधित अपने 2 दस्तावेज, 2 डॉक्यूमेंट्स अलग से बजट के साथ पेश करने पड़ते हैं। और उसमें जो भी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोलती है कि इस साल हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट ये है, इस साल 4.4% फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, कि भाई जो हमारा घाटा है ना इससे ऊपर नहीं करेंगे, इतना हमारा टारगेट है। वो जो डॉक्यूमेंट है वो चीज़ें अभी जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद आउटकम बजट। आउटकम बजट तो क्या होता है, मतलब इतना हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन जब अगर आप कभी ऑफिशियल साइट पे जाओगे ना तो ये 7 के अंदर निकलता है। क्या क्या सोच रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस होगी, क्या आउटकम रहेगा, उसका एक अनुमान लगाना, वो होगी। और लास्ट क्या लिखा है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। जो एफआरबीएम एक्ट बात कर रहा था ना कि आपकी एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप एक संतुलित होने चाहिए, वो संतुलन की बात आपका मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के आधार पे बात हो रही है। ठीक है, कोई डाउट वाला तो कुछ बताया नहीं, कहानी बताइए। कहानी में डाउट होना ही नहीं चाहिए, कहानी होती समझने के लिए। ये कुछ बजट के डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको सिर्फ, बाकी सब याद रहेगा क्योंकि आपने आर्टिकल याद कर लिए, आर्टिकल कौन से याद कर लिए वो रहेगा। आपको सिर्फ उसके अंदर क्या याद रखना है, एफआरबीएम एक्ट से संबंधित 2 स्टेटमेंट होते हैं, वो बजट के साथ पेश किए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। बजट के साथ पेश होने वाले डॉक्यूमेंट अगर ऑप्शंस में आते हैं तो आप आराम से एलिमिनेट कर लोगे। ये जो 2 नाम है वो अपने जो नोट्स है उसके अंदर लिखे हुए हैं, और जब आपको नोट्स मिलेगा इसको एक बार स्पीड से वापस रिवाइज करा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। डन, आगे बढ़। एक बार थोड़ा सा इंग्लिश वाले जो है वो स्ट्रक्चर को देख लो, फिर आगे एक बार हिंदी वाले देख लो। पहले बजट होता है, बजट के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट है आपका राजस्व का और एक पार्ट है आपका पूंजीगत। तो ये जो राजस्व का पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं?
रेवेन्यू, रेवेन्यू बजट हो गया। और जो पूंजीगत पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये दोनों शब्द पारिभाषिक शब्दावली के लिए काम के हैं, बाद में वहां मेहनत करने से अच्छा है यहीं पढ़ लो। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, राजस्व का मतलब होता है राजस्व। अब इन दोनों ही हेड में दो चीजें हैं, दोनों के अंदर अब ये बजट है और ये भी बजट है। बजट का काम क्या है? बजट के अंदर एक साइड पैसा आएगा और एक साइड पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पे यही है, इसमें भी दो भाग है। एक साइड पैसा आ रहा है तो उसको राजस्व प्राप्ति बोल दिया, एक बार ऐसा पैसा खर्च होता है राजस्व व्यय। सेम पूंजीगत कैपिटल के अंदर एक साइड आपको पैसा आ रहा है तो राजस्व पूंजी प्राप्तियां, और एक साइड खर्च हो रहा है उसको पूंजी व्यय। यहां तक क्लियर है? ये दोनों अलग अलग कहानी है, कोई डाउट यहां तक क्लियर है? अब आते हैं इस तरफ। अब जो आपको राजस्व इकट्ठा हो रहा है, जो आप राजस्व इकट्ठा कर रहे हो उसके अंदर एक होता है टैक्स रेवेन्यू, राजस्व को रेवेन्यू बोलते हैं, और एक तरफ होता है आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये दो स्रोत हैं, इन दो स्रोतों के माध्यम से आप पैसा इकट्ठा करते हो। आप मतलब सरकार, सरकार के पास रेवेन्यू हेड में पैसा इकट्ठा करने के दो ही सोर्स हैं। क्या नाम है उनका? एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या है? आपसे इनकम टैक्स लिया, सामान खरीदने गए आपसे जीएसटी ली, बिजनेस करने वाले से कॉर्पोरेट टैक्स लिया। तीन प्रकार के टैक्स। बाहर से कोई माल आया या हमने कोई बाहर माल भेजा तो एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज लगती है। तो ये पांच नाम याद रखने हैं, मैं फिर पूछूंगा पांच नाम क्या क्या बताए मैंने, मैं फिर बोल रहा हूँ। हमने बजट को दो भागों में बांटा। सवाल ऊपर से कहीं से नहीं आएगा, सवाल सिर्फ ये आता है कि इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ खर्च होता है, और इसके अंदर पैसा कहाँ से आता है, पैसा कहाँ खर्च होता है। बस उसके चार ऑप्शन दे देंगे आपको, चार ऑप्शन में से चूज करना, काटना है, और कहीं इसमें से कोई सवाल नहीं है। फिर पूछ रहा हूँ, रेवेन्यू, रेवेन्यू हेड के अंदर दो चीजें होगी, एक पैसा आएगा और एक पैसा खर्च होगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं? पैसा आने की बात कर रहे हैं। जो आपका पैसा आ रहा है, पैसे आने के आपके पास दो सोर्स, एक सोर्स क्या है? टैक्स रेवेन्यू, दूसरा सोर्स क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू यानी कि टैक्स कर के माध्यम से। तो कर लगाने के पास सरकार के कौन से माध्यम है? नंबर एक, आप सीक्वेंस में याद करो ना, सबसे पहले हमसे टैक्स लेते हैं तो यानी कि इनकम टैक्स, डन। दूसरा सोर्स क्या है उनके पास? जो हम दुकान से कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर वो डायरेक्ट टैक्स, वो कौन सा हो गया? जीएसटी हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है आपका जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने वाले व्यापारी से आप कौन सा टैक्स लेते हो? कॉर्पोरेट टैक्स। इनकी दर क्या है वो हमें मतलब नहीं। अभी हमारे सिलेबस में कर लेने के तीन स्रोत हैं, कौन से? एक इनकम टैक्स, दूसरा, तीसरा, क्लियर? इसके अलावा दो और स्रोत हैं। यदि एक तो बाहर आप देश से बाहर माल भेजोगे तो निर्यात, और कोई बाहर से माल आएगा आयात, तो एक्साइज और कस्टम, ये दोनों ड्यूटीज लगती है। तो ये जो आपकी दोनों ड्यूटीज लगी वो भी आपका इस रेवेन्यू टैक्स को इकट्ठा करने का सोर्स। तो टोटल 5 पढ़ लिए, इनकम टैक्स 1, जीएसटी 2, कॉर्पोरेट टैक्स 3, एक्साइज 4 और कस्टम 5। क्लियर है? ये 5 सोर्सेस हैं किसके? टैक्स रेवेन्यू के। क्लियर? डन? ओके। अब आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्या है अब? नॉन टैक्स। तो टैक्स वाली कहानी खत्म होगी। नॉन टैक्स में क्या हो सकता है? कोई आपके पास किसी को आइडिया? भाई सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है, टैक्स वाले हम जानते हैं। थोड़ा सा हमारे लिए एज ए स्टूडेंट प्रॉब्लम यहाँ होती है नॉन टैक्स में। भाई नॉन टैक्स में सरकार के पास पैसा कहाँ से आ सकता है? सोचो आप। हाँ, सर्विसेज। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, आम भाषा में बताओ, ताकि हम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए सिर्फ समझना, समझ गया तो कर लेंगे। बताओ। आती है मतलब, मान लीजिए सरकार ने किसी को लोन दिया, पहले उसी की बात कर लेते हैं, इन्होंने इनका पॉइंट वैलिड। सरकार ने किसी को लोन दिया, इसका मतलब सरकार अमीर है, सरकार का पैसा है। तो वो जो सरकार का जो लोन देने के पास जो पैसा है वो तो आता है यहाँ पे। जो पूंजीगत वह है, सरकार ने अपने पास से किसी को लोन दिया तो सरकार पैसे वाली है, तो सरकार के पास जो पूंजी है, कैपिटल है, उस कैपिटल में सरकार ने कुछ पैसा खर्च किया। तो यदि सरकार कोई लोन देती है तो वो आएगा इसमें। लोन देना, सरकार किसी को लोन दे रही है तो वो पैसा कहाँ आता है? इसमें, एक्सपेंडिचर में आएगा।
लोन देना खर्चा ही तो है, एक्सपेंडिचर में आ गया। लेकिन जो ये लोन दिया, इस लोन के ऊपर सरकार को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, ब्याज। वो जो ब्याज मिलता है वो सरकार यहां जोड़ती है नॉन टैक्स रेवेन्यू में, क्योंकि इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है, वो कोई टैक्स रेवेन्यू थोड़ी है, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू। एक सोर्स हमें मिल गया, बहुत अच्छी बात है, एक सोर्स आप लोगों ने दे दिया। दूसरा सोर्स कोई और बोल रहा है, सर्विसेज। सर्विसेज, आपका कहने का मतलब है सर्विसेज से आप रेलवे का टिकट करते हो, रेलवे को पैसा मिलता है, रेलवे को माल भाड़ा प्राप्त होता है। वो जो सरकार को माल भाड़ा प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त हुआ, वो सरकार के खाते में जा रहा ना, वो दूसरा सोर्स है। तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? क्या लिखें? सर्विसेज लिख लो। सर्विसेज ना लिखो तो एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि माल भाड़ा जो प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त हुआ सरकार को। गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल है, वहां किसी ने ट्रीटमेंट करवाया तो आपने पैसे दिए, तो पैसे तो क्या उस डॉक्टर को जाते हैं? नहीं। क्या उस अस्पताल को जाते हैं? नहीं। वो सारा का सारा पैसा सरकार के पास जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल बनाया किसने? सरकार ने। डॉक्टर को सैलरी कौन दे रहा है? सरकार। और वो जो हॉस्पिटल बनाने में पैसा खर्च हुआ, वो पैसा खर्च आपका यहाँ आता है। तो यानी कि जब आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, क्या बनाते हो? वो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे अस्पताल बनाया, चाहे स्कूल बनाई आपने, चाहे डैम बनाए, आपने किसी भी प्रकार का बड़ा एक्सपेंडिचर किया, कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, तो वो आपका कहाँ एक्सपेंडिचर हो गया? वहां पे। अब उसके अंदर सरकार को कोई, अब उसके अंदर कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी देनी ना सरकार को, वो जो खर्च होती है वो सरकार इसमें डालती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सैलरी। अब ये सैलरी किसकी है? किसी भी सेक्टर का, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, कोई डिफेंस का एम्प्लॉय हो, उन सब की जो भी सैलरी आती है, वो सैलरी का खर्चा किस हेड में डालते हैं? हेड का मतलब होता है मद। ये भी अपने उसमें पारिभाषिक शब्दावली के लिए इंपॉर्टेंट शब्द है। हेड का मतलब क्या होता है? मद। मद का मतलब क्या होता है? एक तरह से इसको अकाउंट बोलो आप। आपके पास अकाउंट है, आपके अकाउंट के अंदर कुछ पैसे आपने डिपॉजिट किए, तो जब आप बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट में जो पैसे डालता है ना, उसके लिए फिक्स उसके पास एक हेड है, एक मद है कि मेरे को यहाँ डालना। और मान लो कहीं और डालना होता है, सरकार को डालना, उसका अलग हेड है। तो हेड का मतलब मद होता है। ये पारिभाषिक शब्दावली का शब्द है, ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है और वहां भी यूज होता है। तो ये राजस्व एक्सपेंडिचर का हेड हो गया, ये राजस्व प्राप्ति का हेड हो गया, ये अलग अलग अकाउंट है। अब यहाँ पे सैलरी दे दी, अब वो रिटायर्ड हो गया तो उसकी पेंशन दी जाएगी। जो किसी भी प्रकार की किसी को पेंशन दी जा रही है, वो भी आपका कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है? मुझे लगता है हम सर्कल बना रहे हैं ढंग से, चीजें लिंक हो रही है, कहीं कुछ मिस नहीं हो रहा है। और याद रखना, अकाउंट्स में हमेशा सारी चीजें क्या होती है? लिंक होती है। एक जगह जो एंट्री होगी वो दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ आपने क्या किया? टैक्स रेवेन्यू में 5 चीजें, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेट, एक्साइज, कस्टम। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आ गए? नॉन टैक्स रेवेन्यू, पैसा प्राप्त। पहला क्या है? इन्होंने बताया था, क्या बताया था इन्होंने? इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट के लिए पैसा किसने दिया? सरकार ने। लेकिन वो सरकार का खर्चा है, वो सरकार का खर्चा कहाँ चला गया? डन, क्लियर है? अब वो जो काम कर रहे हैं उसके अंदर एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनकी जो सैलरी जा रही है, उनको जो पेंशन जा रही है, वो जो खर्चा कहाँ आएगा? क्लियर है? एक थोड़ा सा बीच में समझा देता हूं। रेवेन्यू का मतलब होता है, राजस्व का मतलब है रोजमर्रा के खर्चे। क्या होता है? रोजमर्रा के खर्चे। जो भी ऐसी चीज, मैं आपको यहाँ 5 लिखा दूंगा, ये पांचों एग्जाम में आते हैं, लेकिन गलती से कोई एक उड़ता हुआ कोई चीज आ गई जो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा है, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा? कॉमन सेंस से मिलेगा। कैसे? राजस्व का मतलब है जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं ना, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। और कोई ऐसी चीज जिसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जैसे ये बिल्डिंग बनाई हुई, ये इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। जो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है तो एक एसेट है। कोई इंडिविजुअल अपना एक मकान बना रहा रहने के लिए घर, वो एक एसेट है, वो 30 साल 40 साल चलेगा। सरकार ने कोई डैम बनाया, रेलवे का ट्रैक बनाया, चाहे उन्होंने कोई ट्रेन खरीद ली, चाहे उन्होंने बस खरीद ली, या किसी कंपनी ने कोई भी अपने इक्विपमेंट खरीदे, मशीन खरीदी, वो सारे के सारे क्या है? एसेट है। जो एसेट होता है वो लंबी अवधि में चलता है, वो सारा का सारा चीज कहाँ आता है? कैपिटल हेड के अंदर। क्लियर है?
ये एक बेसिक अगर पता है ना, जो भी ऑप्शन आएंगे उस ऑप्शन से आप काम कर लो। अब ये जो चीजें अभी थोड़ा सा आपको याद करा रहा हूँ, जैसे आप प्रश्न करेंगे देन यू फील कि हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट तरीके से हमारा काम हो गया, आसान तरीके से। सबसे बड़ी मुश्किल ही होती है थोड़ा सा ये ऐसे लगता है क्या लिखा नहीं लिखा। अब ये एनसीईआरटी से उठाया है। अब एनसीईआरटी में यहाँ क्या लिखा है, योजनागत राजस्व व्यय, गैर योजनागत राजस्व व्यय। जब पहले प्लानिंग कमीशन था ना भाई, नीति आयोग कब बना, 2000। सरकार कब आई थी, 2014। आते ही उन्होंने पहला काम यही किया कि हम क्या करेंगे, प्लानिंग कमीशन को चेंज करेंगे। और उन्होंने किया, प्लानिंग कमीशन चेंज होकर क्या बना। जब प्लानिंग कमीशन का काम क्या था, 5 साल के लिए किस स्कीम को कितना पैसे दोगे, किसको नहीं दो, पूरा प्लान करके देता था। तो इसको बोलते हैं योजनागत, यानी कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान करके जो करते थे ना, तो ये प्लान और नॉन प्लान ये दोनों खर्चे कब होते थे, जब प्लानिंग कमीशन की बात रहती थी। तो हमें ये पता होना चाहिए प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या। जिस काम को आप योजनागत तरीके से खर्च करते हो उसको प्लान एक्सपेंडिचर। जैसे मनरेगा योजना सरकार प्लान करके लेके आई, उसका जो भी खर्च है वो क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर। अनप्लान क्या है, उड़ीसा के अंदर आपका वो आ गया, कोई लैंड चक्रवात आ गया, राजस्थान के अंदर बाड़मेर में बाढ़ आ गई, अनएक्सपेक्टेड है, उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। समझ गया। तो ये पहले होता था, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको 2 टर्म पता होनी चाहिए, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। बस योजना करके जिस काम का आप पैसा खर्च करते हो वो आपका प्लान एक्सपेंडिचर है। अचानक से कोई आपत्ति विपदा आ गई, वो आपका नॉन प्लान है। क्लियर। ये कहानी यहाँ खत्म होगी। सेम उधर भी लिखा है, ये पहले की। अब इसके सोर्सेज जो हमने बताए बता दिए। अब थोड़ा सा और, हाँ, कोई भी प्रकार का टैक्स, किसी प्रकार का टैक्स, वो आपका इसमें आता है। आप पेट्रोल कहां से लेके आए, पेट्रोल पंप से नहीं लाते। पेट्रोल लाएंगे या तो आप बाहर से या आप बाहर भेजोगे। पेट्रोल तो एक प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन करते हैं, उसको अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर गर्म ठंडा करके हमको अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। कैरोसिन है, हवाई जहाज में भरने वाला एयरबैन का फ्यूल है, आपका पेट्रोल है, डीजल है, मोम है, जो ग्लिसरीन के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उसका हर तरह से मेडिसिन यूज भी होता है, उसका कॉस्मेटिक यूज भी होता है। तो ये अलग अलग जो प्रोडक्ट है, आप क्रूड ऑयल बाहर से लेके आए, जैसे ही भारत की लैंड पे आया उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा। क्लियर है। टैक्स वो 5 में ही आता है, लेकिन वो जीएसटी से बाहर है। अगर जीएसटी से बाहर नहीं होता तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाती। सिगरेट है, जीएसटी से बाहर है, तो उसके ऊपर वो लग जाएंगे। तो ये टैक्स 5 ही है। और बिलीव मी, इससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ज़्यादा ध्यान हमारे लिए नकारात्मक होता है। जितना कम पढ़ेंगे ना उतना क्लैरिटी रहेगी, जितनी क्लैरिटी रहेगी उतनी नेगेटिव मार्किंग कम। और नेगेटिव मार्किंग को कम करना और अच्छे से अपने आंसर करना, अरे वो उनको भी पता है कि ये ऑप्शन है। जब आपके सामने थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, ऑप्शन आएंगे, सवाल ऐसे बनेंगे। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि आपको सब दे दिया। जैसे मैंने बोला आपको हेड का मतलब मत होता है, आपको 4 ऑप्शन देगा ना, आप देखोगे मत लिखा है कि नहीं लिखा। भाई मेंस का एग्जाम तो है नहीं, कुछ नहीं, आपको कैपिटल लिख के दे दिया, नहीं है तो दिमाग उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको अरे बोला ये कहीं पढ़ा था, हाँ बोले, और उसी को कंटिन्यू रखने के लिए रिवीजन है। डन। एक, हाँ क्या है ये, टोल टैक्स क्या है। हाँ हाँ ठीक है। टोल टैक्स किसके पास जाएगा, जब सरकार ने हाईवे बनाया तो सरकार का कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सरकार ने जब उसके ऊपर बनाया तो बनाया किसने, क्या सरकार ने बनाया, किससे बनवाया, किसी प्राइवेट एजेंसी से। जब सरकार किसी प्राइवेट एजेंसी से काम करवाती है, सरकार के पास 2-3 मॉडल होते हैं। क्या मॉडल होते हैं, आपने पूछ लिया। एक तो सरकार खुद बना दे, सरकार के पास कई संस्थाएं हैं, जैसा एक नाम आया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक अभी आपने पूछा तो ध्यान इधर, वो चीजें यहाँ पे टॉलरेट नहीं होगी, मतलब एनएचआई ने बनाया। दूसरा क्या हो सकता है, सरकार खुद किसी और संस्था के साथ मिलके, वो संस्था गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी हो सकती है, जैसे हाँ
गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के साथ कौन मिल गया, उसी की एक संस्था मिल गई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निर्माण करती है। तीसरा क्या हो सकता है, सरकार खुद, और साथ में उसने कोई भी प्राइवेट एक कंपनी को चूज कर लिया, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। तो इसकी कंपनी की बहुत सारी संस्थाएं जो रोड बनाती है, इसके पास ही बहुत सारा बनाता है। तो सरकार और ये साथ में मिल गए, इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक। पब्लिक इसको बोलते हैं, सरकार का मतलब ही पब्लिक होता है। ये कौन है, प्राइवेट। दोनों ने क्या किया, पार्टनरशिप। इसके ऊपर पूरा एक इकोनॉमिक सर्वे के अंदर चैप्टर आता है, समझ गया। तो ये हो गया। इसके अलावा H फॉर हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एक गाड़ी आती है जो आप डीजल में भी यूज कर लो और गैस में भी यूज कर लो। एक गाड़ी आती है जिसको आप गैस में भी यूज कर लो और पेट्रोल में भी यूज कर लो। तो वो गाड़ी कैसी है, हाइब्रिड। अपने पास देखा हुआ हाइब्रिड ब्रीड्स होती है कि एक डोमेस्टिक हमारे पास गाय की कोई नस्ल थी और उस नस्ल को हमने किसी और से संकर करवाया, तो हमको एक नई नस्ल प्राप्त होती है। तो वो भी एक हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है, मिश्रित, या फिर हिंदी में संकरित। एक एग्जैक्ट वर्ड क्या है, संकरित। तो वो हाइब्रिड का मतलब ये हो गया हाइब्रिड। फिर ए मतलब एन्युटी, एन्युटी बोलते हैं पैसे को, एन्युटी, और एम मतलब मॉडल। हाइब्रिड मतलब मिक्स मॉडल। एन्युटी को क्या बताया मैंने, पैसा। कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा प्राइवेट कंपनी देगी। सरकार कब दे सकती है, हो सकता है अच्छा काम करना है, 1 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, सरकार बोला ठीक है 20,000 करोड़ रुपए आज मेरे से ले लो, कुछ काम कर लो आप, 40,000 करोड़ रुपए तुम लगा देना। अगर तुमसे नहीं होगा तो कल को मैं अगले बजट के अंदर तुमको 20,000 करोड़ रुपए और दे दूंगा, और कुल मिला के हम ये काम कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। ये भी आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा आता है, इंडिया ईयर बुक में ये चीजें लिखी आती है, ये बता रहा हूँ। तो ये भी एक मॉडल है। इन सब मॉडल के आधार पर ना सिर्फ रोड, बल्कि आप बहुत सारे काम करते हो, आपको कुछ भी बनाना है। तो ये जो आपने पैसे लगाए, इस पैसे के अंदर पैसा प्राइवेट का भी लग रहा है, पैसा सरकार का भी लग रहा है। तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार बोलती है काम करो, जो तुमने पैसे लगाए उस पैसे को मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ, मेरे पास आज पैसे नहीं है, टोल टैक्स लगा दो, तुम अपना टोल क्रिएट करो, जो पैसेंजर निकल रहा है उससे पैसे दो। तो पैसे किसके पास जाएंगे, प्राइवेट कंपनी के पास। सरकार के पास क्यों आएंगे। और सपोज उसका जो उसका खर्चा लगा वो खत्म हो गया, तो सरकार उसको बोलेगी भाई साहब ये टोल को आप खत्म कर दो, आज से ये आम आदमी के लिए बिना नॉन टोल टैक्स वाली रोड बन गई। आई समझ में। इसीलिए टोल टैक्स का उसमें हम नहीं जाते हैं और पूछते भी नहीं है, वो पूछते भी नहीं है। अगर सरकार ने मान लो खुद बनाया है, सरकार टोल टैक्स लेती नहीं है। सरकार के पास पैसे नहीं है, इसीलिए सरकार इन मॉडल्स को यूज करती है और इन मॉडल को यूज करते अपना काम को। प्रश्न अच्छा था, उसने थोड़ा सा हमें यहाँ लेके आ गए। ये वैसे भी हम, लेकिन हमारा टारगेट देखो, इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इकोनॉमी थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट भी है, या इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो इकोनॉमी सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग भी है लेकिन एसेंशियल भी है। हम उन्हीं चीज़ों को टारगेट करेंगे जो हमारे एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, और हमारा प्रश्न किसी भी सूरत पे गलत नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपको और बहुत सारा ज्ञान लेना है, 7 महीने के बाद हमारे पास बहुत टाइम, फिर आ जाएंगे, फिर बैठ जाना, फिर पढ़ लेंगे। ये 7 महीने का उद्देश्य उस ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, हमें इंटेलिजेंट तरीके से काम करके आउटपुट निकालना है। इसीलिए मैंने आपके सामने रोज मैं सिलेबस खोल रहा हूँ, और अभी तक मुझे लगता है किसी को ये भी नहीं पता था कि हमारे उसमें बजट के आगे ये लिखा होता जनरल नॉलेज ऑफ बजट। सभी यही बोलते हैं सर बजट है, बजट है, बजट है, उसमें लिखा है जनरल नॉलेज ऑफ बजट। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी समझनी, क्लियर है। और आपका क्या डाउट था। पैसा किसका है, आपका। जमा किसके पास कराया, प्राइवेट बैंक के पास। प्राइवेट चाहे वो एसबीआई भी हो, वो बैंक है, वो सरकार का भाग नहीं है, तो उसके पास पैसा जमा कराया। अब वो बैंक क्या करता है, उस पैसे को उसके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक, जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, तो मेरे को पैसे चाहिए, मैं बैंक के पास गया, आपको उसने 3% ब्याज पे दिया,
आज एसबीआई के अंदर सेविंग बैंक की इंटरेस्ट रेट कितनी है? आंसर होना चाहिए सर, अलग अलग समय के लिए अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रेट है, ये उसका आंसर है। एक अच्छा समझदार जो स्टूडेंट होगा उसका आंसर ये देगा। आपसे रेट कोई नहीं पूछता, यही पूछेगा। 2.676% जैसे अगर मेरे को आज इंटरेस्ट मिलता है उससे, तो वो इंटरेस्ट 2.76% इंटरेस्ट उसने मेरे को दिया, मेरे जो पैसे जमा है, मैं उससे लोन लेने जाऊंगा। आप चले जाओ कार लेने के लिए, वो आपको बोलेगा 10% ब्याज लगेगा, तो 2.76% आपसे ले रहा था, 10% दे रहा है, 6 से 7% उसको प्रॉफिट हुआ ना। उसमें वो अपने खर्चे निकाल रहा है, मैनेजमेंट की सारे जो भी उसके पास एम्प्लॉयज हैं उनके पैसे निकाल रहा है, क्योंकि बैंक के किसी एम्प्लॉय को पैसा सरकार नहीं देती, बैंक के किसी एम्प्लॉय को पैसा वो बैंक ही देगा। अब मान लो पैसा बच गया, तो वो आपने सुना होगा कि जब किसी बैंक को बनता है तो सरकार की कुछ गाइडलाइंस है कि आपको क्या करना है। आपको 3-4, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब कितनी भी दर हो इसकी, आपको कुछ पैसा कहाँ रखना पड़ेगा, कुछ पैसा कैश को आप रिजर्व रखोगे, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बैंक को इसके ऊपर कितना प्रॉफिट होता है, वो कुछ नहीं कर सकता इस पैसे को, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसकी रेट पिछली मॉनेटरी पॉलिसी इसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें इसमें कम कर दिया गया। अब दूसरा, इसके अलावा क्या होता है, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये आपको ऐसे ही याद करनी जैसे बोल रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम। स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, इसके अंदर भी पैसे बैंक जो होता है उसको निवेश करके रखता है, लेकिन इसके ऊपर क्या बैंक को प्रॉफिट होता है? होता है सर, कुछ प्रॉफिट बैंक को होता है। ये जो पैसे बैंक कहाँ निवेश कर सकता है? सरकार के बॉन्ड खरीद सकता है, समझ गया? तो उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा, और इसमें लिमिट है कि इस पैसे को आप किसी प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकते, इस पैसे को आप किसी बिजनेसमैन को नहीं दे सकते, इस पैसे को आप किसी लोन के रूप में नहीं दे सकते। तो कहाँ जाएगा? वो सरकार के पास जाएगा। तो उसमें क्या है, उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? कम, लेकिन ये भी एक निवेश का तरीका होता है। तो ये इसको, चाहे वो म्यूचुअल फंड खरीद ले, क्या म्यूचुअल फंड खरीद सकता है इस पैसे से? नहीं खरीद सकता। अगर गवर्नमेंट का बॉन्ड है, गवर्नमेंट का सोवरेन बॉन्ड है, तो वो खरीद सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेती है, अगर मेरे पास कोई पैसा आएगा तो मैं दे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। आई होप आपका प्रश्न सेटल हो गया। हाँ जी, आप सोचो, गवर्नमेंट ने लोन दिया, कहाँ आएगा? पहली बात तो वो रिसिप्ट में आएगा या एक्सपेंडिचर में आएगा? रिसिप्ट में आएगा। और रिसिप्ट कहाँ पे आएगी? आपने लोन लिया है ना, लोन आप किसी उद्देश्य से लेते हो। जैसे कि सरकार ने लोन लिया कब? बुलेट ट्रेन चलानी थी उनको, यहाँ से लेकर के बॉम्बे, पैसे वो जो अहमदाबाद से बॉम्बे वाली बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने जापान से एक 50 साल की अवधि के लिए लोन लिया। तो वो जो लोन लिया आपने, वो कैपिटल रिसिप्ट में डाला, वो लोन है, और वो आपका सोर्स नहीं है, आपका खुद का राजस्व इकट्ठा करने का सोर्स नहीं है, उसी को तो कम करवाना है। आप लोन लो, अच्छी बात है, लेकिन लोन उस काम के लिए लो कि कम से कम आप उसका एसेट बनाओ। आप लोन लेके किसी को सब्सिडी मत दो, समझा? प्रॉब्लम यहाँ पे यही आ रही है। इसीलिए बोलते हैं कि जो एनके सिंह कमेटी थी, जो एफआरबीएम एक्ट था, उसका एक फोकस था आपको जो आपका कौन सा घाटा, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, इसको कितना करना है? 0%। क्या वो पॉसिबल? पॉसिबल है। इस साल का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 1.5%। बजट पढ़ेंगे देख लेना, बजट के अंदर लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% ही है। और ये क्रेडिट जाता है किसको? एफआरबीएम कमेटी को, एनके सिंह कमेटी को, जिन्होंने ये इसको यहां तक लेके आए। इनका लक्ष्य है सरकार का, अगली साल हम रेवेन्यू डेफिसिट को, राजस्व घाटे को 1.5% कर देंगे। राजस्व घाटा है क्या? राजस्व घाटा मतलब क्या है? आप ऐसे पैसे व्यर्थ नहीं पा सकते जिससे कोई एसेट ना क्रिएट हो। आप लोन लो, लोन लेके क्या बनाओ? हाईवे बनाओ, रोड्स बनाओ। सरकार पैसे कहाँ खर्च करी? सागरमाला, भारतमाला, गति शक्ति, ये सब क्या है? ये एसेट बनाने का तरीका है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनपीपी, ये सब उसी के तहत काम करने का तरीका है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और ये क्या है, राजस्व घाटा। और एक होता है और राजकोषीय घाटा। आपने थोड़ा सीक्वेंस मेरा भंग कर दिया, अगर सीक्वेंस भंग नहीं करते तो आपको और बेटर समझ आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ये फिस्कल डेफिसिट निर्मला सीतारमन जी ने बजट में बोला था कि ये 4.4% तक हम लेके आ रहे हैं। आप समझे। अब इन दोनों का डिफरेंस हमको देखना है। प्रश्न 100% आता है इससे कि क्या राजकोषीय घाटा है, क्या राजस्व घाटा है। आया समझे। तो राजस्व घाटे को कम किया जा सकता है, किया है। प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम आई कोविड से। कोविड ने हमारी सारी गणित हिला दी। इस कारण से हम ये मामला पहले हासिल कर लेते लेकिन कर नहीं पाए। दूसरी, भारत की किस्मत ही ऐसी है। कैसे, 2003 के अंदर एफआरबीएम एक्ट लेके आए, 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, मंदी आ गई, वो लेमैन ब्रदर कोलैप्स हो गया यूएसए के अंदर, बैंक के हो गए बर्बाद। तो वहां बर्बादी हो गई और हमारी अर्थव्यवस्था खुली हुई थी। क्लियर है। अब 2008 के बाद अचानक से वो बॉम्बे में टेरर अटैक हो गया, मुंबई वाला जो ताज होटल में हुआ, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर वगैरह पे लगाना पड़ा। उसमें खर्चा आएगा ना। तो शिक्षा वगैरह पे जो पैसा जाना था वो कहाँ चला गया। लड़ाई नहीं हुई, लेकिन जो आपने मूवमेंट किया वो मूवमेंट भी तो पैसे मांगता है ना। गाड़ी चली, सोल्जर्स गए, आप सोल्जर को आप सैलरी नहीं दे वो दे रहे हो, लेकिन वो कम से कम जो मूवमेंट हुआ, आपको हथियार खरीदने पड़े, आपको आपका सरप्लस बढ़ाना पड़ा, तो पैसे लग गए। तो ये इस प्रकार की घटना है। फिर क्या हुआ उसके बाद, 2008 के बाद कोई बड़ी घटना किसी को याद है? 2013 के अंदर आर्थिक मंदी आई थी दुनिया के अंदर, बहुत बड़ी नहीं थी 2008 वाली, लेकिन 2013 के अंदर भी आर्थिक मंदी आई। और उसके बाद 2020 के अंदर बहुत बड़ी कहानी फिर हो गई। 2021 में कोविड आ गया और कोविड ने सारी गणित हिला दी। आप सोचो, पूरी अर्थव्यवस्था ठप है, कुछ नहीं चल रहा, और आपको लोगों को खाना खिलाना है। तो इसीलिए सरकार अलग अलग योजना लेके आई, तो सरकार का राजस्व घाटा बढ़ गया, सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा। तो उसके बाद से बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछ लेते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, राजकोषीय घाटे का ट्रेंड क्या है, राजस्व घाटे का ट्रेंड क्या है। तो वहां आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं थी, तो बोला 21 के बाद से हो सकता है कंटिन्यूस घट रहा होगा। 2021 में कोविड आया, तो कोविड में तो हमारा राजस्व घाटा जहां पे होगा उससे कम से कम अभी वर्तमान में उसमें गिरावट होगी। यही चीज कॉमन सेंस समझ के हम ट्रेंड वाले सवाल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछते, वो सिंपल सवाल पूछते हैं, पर हम थोड़ा सा क्या, इसको अगर ढंग से कर लें तो मुझे लगता है काम बन जाएगा। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। 5 मिनट का ब्रेक लेकर के, नहीं 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेके जो बजट का, जो एफआरबीएम एक्ट और ये जो घाटे हैं, इनको सीक्वेंस में करते हैं। और इस दौरान कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न पूछोगे आप, वो प्रश्न पूछना जब अपना चैप्टर हो जाएगा उसके बाद। तो क्या कंटिन्यूटी, अब किसी को समझ में नहीं आया होगा सर ये राजकोषीय घाटा क्या है, अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो बेटर अच्छे से कर पाता। ठीक है, तो 5 मिनट ब्रेक्स के बाद हम दोबारा मिलते हैं।